ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की थी और उसके ऑक्सीजन स्पेक्ट्रा कैसे इसमें ट्रांजिशन होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था। अब अपन पढ़ते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट्स का अरेंजमेंट कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं या फिर इनके इंस्ट्रूमेंट का अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है। कि स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए यंत्र स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस व्यवस्था का चित्र अपन निम्न प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, एस मतलब सोर्स, सेकंड होता है टी अर्थात सैंपल ट्यूब कह सकते हैं इसको, सेकंड होता है मोनोक्रोमेटर, मोनोक्रोमेटर के बाद में आता है डिटेक्टर, फिर आता है एम्पलीफायर और रिकॉर्डर, ठीक है। कि किसी पदार्थ का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम उसका विलयन बनाकर उसमें एक नली में भरते हैं, ठीक है। कोई भी पदार्थ जो हमें डिटेक्ट करना है या फिर उसका ट्रांजिशन देखना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उस मैटर का क्या करेंगे, सॉल्यूशन बना के अपन एक क्यूबेट के अंदर फील कर देते हैं। विशिष्ट तरंगदैर्ध्य वाली विकिरणों को एस से अर्थात सोर्स से प्राप्त कर अपन टी पर आपतित करवाते हैं, मतलब टेस्ट ट्यूब से, ठीक है। अब जो सोर्स हैं वो अलग अलग तरंगदैर्ध्य के लिए अलग अलग सोर्स का यूज लेते हैं और अलग अलग प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए अलग अलग प्रकार के सोर्स का उपयोग किया जाता है। सोर्स से हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब के ऊपर अपन जो किरणें हैं वो आपतित करवाते हैं, ठीक है। और पदार्थ का विलयन कुछ तरंगदैर्ध्य को तो क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेता है और शेष पारगम्य प्रकाश एम से प्रवाहित होता है, ठीक है। मतलब जैसे ही अपन ने सोर्स से अपने सैंपल के ऊपर आपतित करवाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, तो अपनी फ्रीक्वेंसी अपनी नेचर के अनुसार कुछ तरंग दैर्ध्य को तो क्या कर लेगा, अवशोषित, और जो बाकी तरंग दैर्ध्य है उसको क्या कर देता है, वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है, जो कि मोनोक्रोमेटर के अंदर से प्रवाहित होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि मोनोक्रोमेटर एक क्या होता है, प्रिज्म होता है, जो कि प्रकीर्ण या रिवॉल्व करता है। इससे प्राप्त भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्य डी पर डिटेक्टर पर आपतित होती है और ए से प्रवर्धित होती हुई एम्पलीफायर से प्रवर्धित होती हुई धारा अभिलेख या फिर एब्जॉर्बेंस या फिर अवशोषणांक एब्जॉर्प्टिविटी द्वारा तरंगदैर्ध्य के मध्य आलेख के रूप में दर्ज कर ली जाती है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है कि सबसे पहले सोर्स से टेस्ट ट्यूब के अंदर अलग अलग वेवलेंथ की अपन तरंगदैर्ध्य का क्या कराते हैं, आपतित करवाते हैं। फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सैंपल है वो अपनी प्रकृति के अनुसार अपनी नेचर्स के अनुसार, ठीक है, क्या करता है, तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करेगा और बाकी की जो तरंगदैर्ध्य वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब जो तरंगदैर्ध्य है वो उस जो अवशोषित हुई है वो किस में से गुजरेगी, अब बाकी वाली मोनोक्रोमेटर में से गुजरती है। मोनोक्रोमेटर क्या करता है, इसमें से उसको डिफ्रेक्ट कर देता है, मतलब फैला देता है, अलग अलग उसकी फ्रीक्वेंसी के अनुसार उसको अरेंज कर देता है। क्योंकि मोनोक्रोमेटर के अंदर क्या लगा रहता है, प्रिज्म लगा रहता है। और प्रिज्म का काम क्या है, किसी भी तरंगदैर्ध्य को उसकी अंदर जो भी कंटेंट मौजूद है, जैसे कि अपन विजिबल लाइट को अगर प्रिज्म में से गुजारें तो विजिबल लाइट के अंदर कितने 7 कलर होते हैं, विबजियोर, ठीक है। तो विबजिबल लाइट को प्रिज्म में से गुजारते हैं, उसको विबजियोर के अनुसार उसको किसी भी रिकॉर्डर पर वो अरेंज कर देते हैं उसकी लेमडा के अनुसार, उसकी वेवलेंथ के अनुसार। उसी प्रकार जो सैंपल के द्वारा रिफ्लेक्ट की गई तरंगदैर्ध्य वाली तरंगे हैं वो मोनोक्रोमेटर अब उसको क्या कर देता है, फैला देता है और वह फैलाकर वह किसको दे देता है, डिटेक्टर। फिर डिटेक्टर इसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है जो अलग अलग तरंगदैर्ध्य की जो लाइट है जो एब्जॉर्ब नहीं हुई है उसको डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करके क्या कर देगा, एम्पलीफायर को भेजेगा। एम्पलीफायर क्या करेगा, उसको उन तरंगदैर्ध्य को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, मतलब थोड़ा और क्लियर कर देगा, ताकि जो रिकॉर्डर के अंदर हमें स्पेक्ट्रम मिले वो क्लियर हो और हम उस मैटर को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के किस भाग का अवशोषण होता है, यह यौगिकों की संरचना पर निर्भर करता है, ठीक है। यदि यौगिक में संयुग्मन के साथ असंतृप्तता होती है तो वह गहरे रंग के होते हैं। अतः यौगिकों के अवशोषण स्पेक्ट्रम के अध्ययन से उसकी संरचना के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अब है अवशोषण के नियम, इम्पोर्टेंट है, बीएड लाम्बार्ट लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन। पहला इसके अंदर अपन पढ़ते हैं लाम्बार्ट का लॉ, ठीक है। कि जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी समांगी अवशोषी माध्यम से होमोजेनियस सिस्टम में आपतित किया जाता है तो माध्यम की मोटाई बढ़ने के साथ साथ किरण की तीव्रता में क्या आती है, कमी आती है। और तीव्रता में कमी आने के कारण इस नियम के गणितीय संबंध में ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। और तीव्रता में कमी आपतित किरण की तीव्रता की क्या होती है, समानुपाती होती है। अब इसमें
जब अपन किसी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट को अगर होमोजेनियस सिस्टम के अंदर प्रोवाइड करें, ठीक है, तो माध्यम की जितनी ज़्यादा मोटाई होगी उतनी ज़्यादा उसकी तीव्रता में कमी आएगी, ठीक है। और तीव्रता में जो कमी होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के क्या समानुपाती होती है। अपन इसको सूत्र में देखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस डी एल अपॉन डी एक्स समानुपाती आई जीरो, ठीक है। और माइनस जो चित्र में जो लिया गया है वो किस लिए लेते हैं, क्योंकि जो तीव्रता में कमी आती है माध्यम की मोटाई के कारण उसकी वजह से, ठीक है। और यहाँ डीएल क्या है, विकिरणों की तीव्रता में कमी, और डीएक्स यहाँ पर क्या है, अवशोषी माध्यम की मोटाई। तो उसका लंबा बी एड लैम्बर्ट लॉ क्या हो गया, माइनस डी एल अपॉन डी एक्स समानुपाती है किसके, आई जीरो के, ठीक है। और आई जीरो यहाँ पर क्या है, आपतित किरणों की तीव्रता है। अब समानुपाती चिन्ह को एक नियतांक के अर्थात अवशोषणांक से प्रतिस्थापित कर दे तो क्या होगा कि डी एल अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के जीरो, या फिर अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि माइनस डी एल अपॉन आई जीरो बराबर के डी एक्स, ठीक है। इस नियम को ऐसा भी लिख सकते हैं दूसरे रूप में। इस नियम को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। अब आपकी कंडीशन माने कि जब x बराबर जीरो हो तब आई बराबर आई जीरो होगा, ठीक है। अगर मोटाई बिल्कुल ही जीरो हो गई, ठीक है, तो आपतित प्रकाश की तीव्रता और परावर्तित प्रकाश की तीव्रता बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें तीव्रता में कमी नहीं आएगी, तो आपतित प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो एब्जॉर्ब किए गई तीव्रता के बराबर हो जाएगी। और जब x बराबर x हो और i बराबर i हो तो दोनों कंडीशंस मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर अपन इसका समाकलन करें तो क्या होगा, टी बराबर जीरो से आई बराबर जीरो से बराबर आई तक होगा, डी एल अपॉन डी आई अपॉन आई बराबर माइनस जहाँ पर एक्स बराबर जीरो से एक्स बराबर एक्स तक होगा, ठीक है, डॉट के डॉट डी एक्स तक, ठीक है। तो अपन इसका लॉग लें तो क्या होगा, एल एन आई अपॉन एल एन आई आई अपॉन एल एन आई आई एल एन आई आई अपॉन आई जीरो बराबर माइनस के एक्स, ठीक है। तो या एल आई आई अपॉन आई आई बराबर किसके बराबर होता है, ई की पावर माइनस के एक्स के बराबर। या फिर आई टी को लिख सकते हैं अपन आई ई ओ की पावर माइनस के एक्स, जहाँ आई टी क्या है, पारगमित प्रकाश ट्रांसमिटेड लाइट है, ठीक है, जिसको समीकरण अपन 4 में 10 के log 10 के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो log 10 के अगर रूप में लिखे तो कितना होगा, 2.303 log 10, ठीक है, जहाँ आई टी अपॉन आई जीरो बराबर माइनस के एक्स है। और log आई टी अपॉन आई जीरो क्या होगा यहाँ पर, माइनस के डॉट एक्स अपॉन 2.303, और log आई टी अपॉन आई जीरो को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस ए डॉट एक्स, जहाँ पर अल्फा माइनस अल्फा डॉट एक्स है, ठीक है। जहाँ अल्फा क्या है यहाँ पर, एक्सटेंशन कोफिशिएंट और एब्जॉर्बिंग मीडियम, ठीक है, मतलब अवशोषी माध्यम का विलोप गुणांक है। और log 10 आई टी अपॉन आई जीरो का अपन ए या एब्जॉर्बेंस के रूप में भी लिख सकते हैं। दूसरा है बियर का लॉ, कि जब एक विन्नी प्रकाश को किसी अवशोषी माध्यम के होमोजेनियस सिस्टम पर आपतित किया जाता है तो अवशोषणांक विलयन की मोलर सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। कि जब किसी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट को अपन अवशोषी माध्यम के होमोजेनियस सिस्टम में से गुजरे तो जो अवशोषणांक होगा वो क्या होगा, मोलर सांद्रता के विलयन की जो मोलर सांद्रता होगी उसके समानुपाती होगा, अर्थात ए समानुपाती सी, ठीक है। सी यहाँ पर सांद्रता है और ए यहाँ पर क्या एब्जॉर्बेंस है। तो ए के डैश सी भी हो सक के डैश सी, के यहाँ पर कांस्टेंट आ गया, सी यहाँ पर विलयन की मोलर सांद्रता है और के डैश यहाँ पर क्या है, नियतांक हो गया। तो लेम्बर्ट और बियर के नियम अनुसार अब इन दोनों नियमों को अपन क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, संयुक्त रूप से देखें तो क्या होगा कि ए समानुपाती सी डॉट एक्स, अर्थात एक्स यहाँ पर क्या है, विलेन द्वारा तय की गई दूरी है, ठीक है। तो या फिर ए बराबर एप्सिलॉन सी डॉट एक्स भी लिख सकते हैं, या फिर ए की वैल्यू देखें तो एब्जॉर्बेंस की वैल्यू क्या थी, लॉग आई जीरो अपॉन आई बराबर एप्सिलॉन सी एक्स, ठीक है। जहाँ एप्सिलॉन क्या है, नियतांक जिसे मोलर अवशोषणांक या फिर मोलर अवशोषण, मोलर एब्जॉर्बिलिटी या फिर मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या फिर मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है। ये बीएट लॉम्बार्ड लॉ था। नेक्स्ट है मोलर अवशोषण या फिर मोलर विलोपन गुणांक, ठीक है। मोलर एब्जॉर्बिलिटी या मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट क्या होता है कि अधिकतम अवशोषण की तरंग दैर्ध्य की जानकारी के साथ केमिस्टों ने ये अन्य मात्रा की जानकारी दी जो अवशोषण की सामर्थ्य को इंगित करती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, मोलर अवशोषणता कहते हैं या फिर मोलर एब्जॉर्बिलिटी कहते हैं, जिसे अपन एप्सिलॉन के द्वारा व्यक्त करते हैं।
इससे पुराने ज़माने में अपन क्या कहते थे, पहले इसको यूज़ मोलर विलोपन गुणांक के रूप में लिया जाता था। और मोलर अवशोषकता एक साधारण समानुपाती कांस्टेंट है जो एक तरंगदैर्ध्य के विशेष पर प्रक्षेपित अवशोषणांक ऑब्जर्व एब्जॉर्बेंस को नमूने की मोलर सांद्रता तथा क्या प्रकाश के पथ की मोटाई के संबंधित होती है। तो अपन ए बराबर क्या है, एब्जॉर्बेंस एप्सिलॉन सी एल था, ठीक है, या फिर एप्सिलॉन सी एक्स भी लिख सकते हैं, एल या एक्स दोनों मान सकते हैं अपन मोटाई को, ठीक है। यहाँ पर अपन एल लेते हैं, तो एप्सिलॉन ए बराबर ए अपॉन सी एल, ठीक है। तो एप्सिलॉन ई मैक्स तथा लॉग ई मैक्स द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। ये यौगिक का अभिलाक्षणिक गुण है। जिस तरंग पर प्रकाश के अणु अधिकतम अवशोषणांक या अवशोषण उच्चिष्ट दर्शाते हैं उस तरंग को लैम्डा मैक्स से इंगित करते हैं, ठीक है। मेथनॉल जैसे कि उदाहरण दिया गया, मेथनॉल में 2,5 डाइमेथिल 2,4 हेक्साडाइन के विलयन की मोलर अवशोषकता ई मैक्स कितनी है, 13,100 मीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, तथा अधिकतम अवशोषण पर लैम्डा मैक्स का मान कितना आता है, 242.5 नैनोमीटर है। इसे रासायनिक दृष्टि से इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि 2,5 डाइमेथिल 2,4 हेक्साडाइन मेथनॉल की लैम्डा मैक्स कितनी है, 242.5 नैनोमीटर, अर्थात ई एप्सिलॉन कितना है, 13,100 होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है यूवी स्पेक्ट्रा का प्रदर्शन या फिर विश्लेषण, अर्थात प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा, इसको हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।